उत्सर्जन तंत्र के बारे में कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्सर्जन नाम से ही पता चल रहा है, उत्सर्जन है ना, मतलब कि चीजों को उत्सर्जित करना, बाहर निकलना, ठीक है। तो डिफिनेशन आप या फिर आप ये कह सकते हो कि जो आप भोजन को ग्रहण करते हो और भोजन को ग्रहण करने के बाद जो हमारा भोजन होता है वो पचता है, पचने के बाद जो चीजें हमारी काम की रहती है वो बॉडी में ही रहेगा और जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, ठीक है, वो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रिएशन कहते हैं, ठीक है। तो उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन वे प्रक्रिया है, वो उपचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब उत्सर्जन को यहाँ पे दो चीजें आपको समझना है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ उत्सर्जन तंत्र, है ना, उत्सर्जन तंत्र आप पढ़ रहे हो, मतलब कि एक्सक्रीटरी सिस्टम आप पढ़ रहे हो। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैं डिफिनेशन केवल किसकी बता रही हूँ आपको? एक्सक्रीटरी की, है ना, मतलब कि उत्सर्जन की। तो उत्सर्जन की डिफिनेशन आप क्या बताओगे? वे उपचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थों को, ठीक है, नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? तो इन सब चीजों को बाहर, मतलब कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जितने ऑर्गन्स का यूज हुआ है उन सब को मिलाकर हमारा उत्सर्जन तंत्र बन गया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बन गया है, ठीक है। तो आप उत्सर्जन तंत्र की डिफिनेशन बता सकते हो। अब जो हमने आपको बताया था कि नाइट्रोजनी, ठीक है, नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को, तो ये नाइट्रोजनी पदार्थ क्या है मैम? तो नाइट्रोजनी पदार्थ बेटा जो हम बात करेंगे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, इन सब अपशिष्ट पदार्थ को, नाइट्रोजनी पदार्थ को हमें बॉडी से बाहर निकालना है, क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो इन्हें निकाल .NET पर होगा आप सभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपनी क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करने के बाद 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, GMAIN एंड एडवांस तक के सभी डाउट का सफाया। दोस्तों इसका और एक खासियत है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8400 400 400, जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम को सबमिट कीजिए और तुरंत 3 सेकंड के अंदर वीडियो सोल्यूशन पा सकेंगे। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आज ही डाउनलोड कीजिए .NET ऐप। डाउट हो तो .NET करो। की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम एक्सक्रीटरी कहते हैं। और एक्सक्रीटरी में जितने भी एक्सक्रीटरी को मतलब उत्सर्जित करने के लिए जितने भी ऑर्गन का उपयोग किया जाता है, उससे उस पूरे ऑर्गन्स को मिलाकर एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम उत्सर्जी को, जो हम चीजों को बाहर निकालते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ है, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, है ना, तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमारी इसमें काम आते हैं, मतलब कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऑर्गन यूज होते हैं, और कौन कौन से ऑर्गन क्या वर्क करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं लीवर की, है ना। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाता है, आप बताओगे कि मैम उत्सर्जित करने के लिए उत्सर्जन तंत्र में केवल एक ही ऑर्गन होते हैं जिसका नाम है किडनी, है ना, बट नहीं, आप 4 ऑर्गन पढ़ोगे, ठीक है। तो आप 4 ऑर्गन पढ़ोगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 ऑर्गन ऐसे होते हैं जो पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं। पहला मैंने आपको बताया लीवर, लीवर में यूरिया बनता है, यूरिया को आपको अपशिष्ट पदार्थ है, इसे आपको बॉडी से बाहर निकालना है। तो पहले नंबर में तो यूरिया ही हो गया, ठीक है, मतलब कि लीवर ही हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर में मैम क्या हो जाएगा? त्वचा, ठीक है। त्वचा क्या करता है मैम? त्वचा जो मैम होता है, जो स्वेट ग्लैंड होती है, ठीक है, श्वेत ग्रंथि होती है, उसके द्वारा, ठीक है, जो त्वचा से मैम पसीने निकलते हैं, वो भी क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। तो त्वचा से भी मैम अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, क्योंकि त्वचा में भी तो बहुत सारे कीटाणु, बहुत सारे मल होते हैं, ठीक है, तो उन्हें भी तो बाहर निकालना होता है, क्योंकि वो भी अपशिष्ट पदार्थ है। तो स्किन से ही तो निकलता है मैम, स्किन में ही तो पसीना आता है ना। तो इसलिए त्वचा को भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में रखा गया है। त्वचा भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक ऑर्गन है, ठीक है। थर्ड नंबर हम बात करते हैं फेफड़े को। हाँ, आपको अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन तंत्र में बताया गया था कि ऑक्सीजन को इन करना, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए अपशिष्ट है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जब आपके लिए अपशिष्ट है तो इसको भी आप बाहर निकालोगे। तो लंग्स भी क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालेगा। लास्ट है आपका वृक्क, किडनी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो सबसे मुख्य अंग है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। सबसे मुख्य अंग हमारा होगा किडनी, हिंदी में बोलते हैं वृक्क, जो यूरिन को निकालने का काम करता है, मूत्र को निकालने का काम करता है। ये सबसे मुख्य ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं।
अब हम बात करते हैं किडनी की, है ना, वृक्क की, कि वृक्क क्या है, इसका क्या यूज है। ठीक है, तो बेटा जो वृक्क होता है, ठीक है, इसकी स्टडी हम कहाँ पे करते हैं, तो नेफ्रोलॉजी में। वृक्क की स्टडी नेफ्रोलॉजी में की जाती है। अब कलर की बात करें, ये किस कलर का होता है, तो रेडिश ब्राउन कलर का ये होता है। ठीक है, किस आकार का होता है, तो सोयाबीन के आकार का होता है। सोयाबीन के आकार का मतलब कुछ इस तरीके से बना होता है मैम। ठीक है, इस तरीके से कुछ 2 किडनियां बनी होती हैं। ठीक है, तो 2 किडनी होती है मैम जो सोयाबीन के आकार की तरह होती है। ठीक है, इसका वेट कितना होता है, तो इसका वेट होता है 150 ग्राम। ठीक है, अब किडनी में कौन सी सेल होती है जो मैम कार्य करती है, तो नेफ्रॉन होती है। अब मैंने आपको बताया था कि जो नेफ्रॉन होती है, ठीक है, नेफ्रॉन क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, जो किडनी में पाई जाती है, वृक्क में पाई जाती है। तो वृक्क में जो कार्य करता है वृक्क, ठीक है, वो कौन करता है, सेल करता है। कौन सा सेल करता है, नेफ्रॉन होता है। तो जो आप इस डायग्राम को भी देखते जाना, तो डायग्राम में आपको समझ में आएगा। ये देखिए डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम में क्या बेटा, जब यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे बना होता है आपके वृक्क में, ठीक है, किडनी में, तो ये कौन क्या होती है, सेल होती है। कौन सी सेल होती है, नेफ्रॉन सेल होती है। जो वृक्क जो भी कार्य करता है वो कौन करता है, सेल। कौन सा सेल, नेफ्रॉन सेल। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं कि बॉडी में कैसे पदार्थ उत्सर्जित होता है। ठीक है, कैसे हम उत्सर्जित करते हैं, कैसे हमारे वृक्क से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। तो इस डायग्राम को आप देखिए। अच्छा देखो, जब हमारे बॉडी में जो उत्सर्जित पदार्थ होती है, जब हमारा पाचन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, जब हम भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, उसका भोजन ग्रहण करने के बाद पच जाता है। ठीक है, पचने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो यहाँ पे किडनी में आता है। ठीक है, जब अपशिष्ट पदार्थ किडनी में आता है तो हमने आपको इससे पहले वाले में बताया था आपको, ठीक है, कि पोषण में आपको बताया गया था ना बेटा कि भोजन जब कंप्लीट आपका छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, उसके बाद बड़ी आंत में आता है, जो भी पदार्थ बचता है फिर गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो बेटा यही पे हमारा अपशिष्ट पदार्थ गुदा में आता है। ठीक है, और फिर यहाँ से होते हुए हमारा मूत्र वाहिनी में जाता है, और मूत्र वाहिनी से मूत्राशय से बाहर अपशिष्ट पदार्थ जल के माध्यम से, ठीक है, बाहर निकल जाता है। मूत्राशय में आता है, मूत्राशय से मूत्र मार्ग में, और मूत्र मार्ग से मूत्ररंध्र से होते हुए हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, जो हार्मफुल पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये प्रक्रिया हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम की है। बहुत ज्यादा इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं है। आपको इसमें क्या क्या चीजें ध्यान देना है, इसमें आपको ध्यान ये देना है कि इसका वेट कितना होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में होते हैं, कौन सा ऑर्गन क्या चीजें बाहर निकालता है। ठीक है, इसकी स्टडी किस में की जाती है, किस आकार का होता है, किस कलर का होता है, यही सारी चीजें आपको इसमें उत्सर्जित में ध्यान देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पादप में परिवहन कैसे होता है। अभी तक आप ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे थे, ह्यूमन आपका पूरा कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब आपको पढ़ना है पादप में परिवहन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन ट्रीज। ठीक है, पादप में परिवहन के बारे में आपको पढ़ना है। देखो, पादप में परिवहन और ह्यूमन में परिवहन दोनों को इसमें आपको जानना है। ठीक है, जिसमें से ह्यूमन के बारे में आपको कंप्लीट करा दिया गया। पादप में भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जैसे हमने आपको बताया था कि जब आपने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया था बेटा कि जो परिवहन करने का कार्य जो होता है वो क्या करती है, जो वेसल्स होती हैं, ठीक है, जो वाहिकाएं होती हैं, ठीक है, 3 वाहिकाओं के बारे में आपको बताया था, सीरा, धमनी और केशिकाएं, है ना। तो इसी तरीके से इसमें भी 2 वाहिकाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम ही क्या करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीजों को पहुंचाती हैं। कैसे, क्या भी देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें मैंने आपको दिखा हुआ है कि पादपों में परिवहन के लिए 2 तरह के टिश्यू होते हैं, 2 तरह के ऊतक होते हैं, जिन्हें जाइलम और फ्लोएम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये दोनों जो टिश्यू होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, पादपों में विभिन्न पदार्थों को जड़ से विभिन्न भागों तक तथा पत्तियों से जहां पर भोजन हमारा तैयार किया जाता है और पोषक तत्वों को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन, जाइलम, फ्लोएम। ठीक है, तो जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो क्या करते हैं कि विभिन्न पादपों में, ठीक है, जड़ से विभिन्न भागों तक, पत्तियों से पादपों तक जहां से भोजन तैयार किया जाता है वहां तक पूरे प्रोसेस में भोजन को पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो अब हमें बात करनी है कि जाइलम का क्या कार्य होता है, फ्लोएम का कार्य क्या होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें धमनी और सिरा का काम अलग अलग था। ठीक है, वो क्या करती थी, प्योर ब्लड ले जाती थी, एक इम्प्योर ब्लड ले जाती थी। इसी तरीके से इसमें भी है, जाइलम फ्लोएम में क्या अंतर है, तो जो जाइलम होता है वो पौधों में जल तथा खनिज लवण का परिवहन करती है। ठीक है, पौधों में जल तथा खनिज लवण का, और फ्लोएम क्या करती है, पत्तियों में बने कार्बनिक भोज्य पदार्थों को
परिवहन करती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जाइलम पौधों में जल तथा खनिज लवण का परिवहन करती है और फ्लोएम पत्तियों में बने कार्बनिक जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका परिवहन करती है। ठीक है, तो ये जाइलम और फ्लोएम का कार्य होता है। ठीक है, जो पौधों में करती है। ओके ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो बेटा देखो, अपनी अगर लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की डिफिनेशन बहुत ही इजीली आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है। अब आप खुद समझिए कि वाष्पोत्सर्जन बोलने से ही पता चल रहा है कि ये हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, वाष्प प्लस उत्सर्जन। वाष्प प्लस उत्सर्जन का मतलब हुआ कि जल को बाहर निकालना, उत्सर्जन का मतलब हुआ जल को बाहर निकालना। वाष्प मतलब जल और उत्सर्जन का मतलब हुआ बाहर निकालना। पूरे को मिलाकर हम बोलेंगे कि जल को बाहर निकालना। तो जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है ना। अब देखिए जैसे कि क्या होता है कि प्लांट में जो होता है, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में वो जल को ग्रहण करती है। ठीक है, और ज्यादातर वो क्या करती है, वाटर को उत्सर्जित कर देती है, बाहर निकाल देती है। ठीक है, केवल 5% ही वो अपने कार्य में लगाती है, बाकी 95% जल को वो बाहर निकाल देती है। तो केवल 5% वो यूज में लेती है। ठीक है, दूसरी चीजें, अब आप वाष्पोत्सर्जन जो हमारा होता है, ठीक है, पौधों द्वारा अनावश्यक जल के वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। मैंने आपको अभी यही चीज बताया ना कि आप इजिली से बता सकते हो कि जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, अब चाहे आप ये बता दो या फिर आप ये बोल दो कि पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के स्वरूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो वाष्पोत्सर्जन में क्या प्रक्रिया होती है। ये पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल को अवशोषण करते हैं उसके केवल थोड़े से अंश का ही पादप शरीर का उपयोग होता है और शेष अधिकांश जल पौधों में द्वारा वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। मैंने ये चीजें आपको पहले ही बता दिया है ना। तो देखो एक चीज ध्यान देना बेटो कि जो चीजें लिखी हुई होती है, अगर मैंने आपको लिखकर समझाया आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, है ना, लेकिन अगर मैंने आपको इजली बिना लिखे, ठीक है, बता दिया, वो आपको समझ में आ गया। तो चीजों को आपको कोशिश करना है कि आप थोड़े से वर्ड में चीजों को समझ लें। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए लिख दिया ताकि अगर आपको कॉपी में लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, बाकी आप वाष्पोत्सर्जन की डिफिनेशन बहुत ही इजीली बता दी है, आप बता सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि पादप में उत्सर्जन कैसे होता है। जैसे कि ह्यूमन में होता है, ठीक है, उत्सर्जन होता है, वैसे ही पादप में उत्सर्जन होता है। तो पादप में जो उत्सर्जन होता है, ठीक है, वो बिल्कुल अलग होता है ह्यूमन से। ठीक है, क्या होता है इसमें कि जो प्रकाश संश्लेषण के क्रम में ऑक्सीजन जो कि पौधों के लिए एक प्रकार का अपशिष्ट उत्पाद है, ठीक है, और पत्तियों के रंध्र द्वारा हवा में छोड़ दिया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ कि जैसे कि हमारे लिए ऑक्सीजन क्या होता है, लाभदायक होता है। हमें ऑक्सीजन को लेना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना होता है। हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थ हुआ, ठीक है। वैसे ही प्लांट में क्या हुआ, ऑक्सीजन अपशिष्ट पदार्थ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक होकर लाभदायक होता है। तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को पौधों के लिए एक प्रकार के अपशिष्ट उत्पाद है जो पत्तियों को रंध्र के द्वारा, पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है, रंध्र होता है, उसके द्वारा ये हवा में छोड़ दिया जाता है और पौधों में वर्तमान अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा ये बाहर निकल जाता है। तो अभी मैंने आपको वाष्पोत्सर्जन बताया भी इससे पहले कि वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकालना, जल को बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। तो ये बेटा कहने का मतलब ये है कि पादप में जो उत्सर्जन होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है पत्ती के रंध्र के माध्यम से या फिर जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज है पादप में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है, पादप में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ, पौधों से गिरने वाली पत्तियां, रेजिन, गोद आदि। आप कभी कभी देखते होंगे कि कुछ जब कभी आपने देखा होगा प्लांट में कुछ गीले गीले चिपचिपे पदार्थ लगे होते हैं, ठीक है, तो वो रंध्र से, पत्तियों के रंध्र स्टोमेटा से बाहर निकलते रहते हैं। वो सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो पौधों से क्या होते हैं कि बाहर निकलते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ठीक है,
ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है कि पादप में कैसे उत्सर्जन होता है, कैसे श्वसन होता है, ठीक है, और क्या चीज़ें इसके लिए हार्मफुल है, क्या चीज़ें नुकसानदायक, क्या चीज़ें लाभदायक है, सारी चीज़ें आपको क्लियर करा दिया गया है इस वीडियो में, ठीक है। तो ये चैप्टर बेटा आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, मैंने आपको लाइव प्रोसेस कंप्लीट करा दिया गया है। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन कराऊंगी, क्यूज करा दूंगी, ठीक है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बेटा डाउट पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आया और क्या चीज़ें आपको और बतानी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं हम आपको। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो रहेगा, ठीक है, वो क्यूज रहेगा। जितने भी टॉपिक्स आपके पढ़ाए गए उससे रिलेटेड क्यूज आपको बनेगा, ठीक है। उसको भी आपका रिवाइज हो जाएगा, तो लाइव प्रोसेस चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।